कभी ये ख्याल आया है, क्या ये सब असली है? तुम्हारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है ये तो पहले भी हो चुका है शायद। एक बहुत बड़े आग के गोले के चारों ओर ये 8 और गोले हैं जो चक्कर काट रहे हैं, और इन 8 गोलों में सिर्फ एक ऐसा है जिस पर हवा है, पानी है, और मानव जाति का सारा इतिहास जिस पर हम गर्व करते हैं या शर्म करते हैं, वो सारे युद्ध जो मानवता की भलाई के लिए लड़े गए और नस्लों के संहार के लिए लड़े गए, वो सब के सब सिर्फ इस एक गोले पर घटित हुए हैं। ये सब असली नहीं लगता। जरूर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। कहीं ये सब नकली तो नहीं है? ये एक ऐसा ख्याल है जो हम सबके जहन में कभी ना कभी जरूर आता है कि ये रियलिटी जिसे हम रियलिटी समझते हैं, क्या ये सच में रियल है? आप सबने कभी ना कभी अपने सिस्टम से किसी ना किसी फाइल को डिलीट जरूर किया होगा, और आपने कभी सोचा है कि एक बार जब आप उस फाइल को डिलीट कर देते हैं तो डिलीट हो जाने के बाद उस फाइल के साथ क्या होता है? वैसे थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताती है कि मास को या एनर्जी को ना तो इन्हें क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इनकी फॉर्म को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और ये रूल इन्फॉर्मेशन पर भी अप्लाई होता है। तो जो फाइल आप अपने लैपटॉप से डिलीट करते हैं वो एक्चुअली डिलीट होने के बजाय हीट में ट्रांसफ़र हो जाती है, और इसीलिए लैपटॉप्स गर्म होते हैं। हीट सिंक की ज़रूरत पड़ती है, कूलिंग फैंस की ज़रूरत पड़ती है, और ये सिद्धांत कि इन्फॉर्मेशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड पर अप्लाई होता है, सिवाय एक जगह के, ब्लैक होल्स। 1970 के दशक में महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने हमें ये समझाने की कोशिश की थी कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन एक ऐसी जगह है जहां पर इंफॉर्मेशन एक बार जाने के बाद वापस नहीं आती। यहाँ तक कि लाइट भी अगर एक बार इवेंट होराइजन के अंदर चली जाए तो वो वापस नहीं आती, वो हमेशा के लिए उसी में समा जाती है। इसके अलावा ब्लैक होल से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती रहती है, और धीरे धीरे ब्लैक होल्स छोटी होती जाती हैं, और छोटी होते होते ये अपने ही सेंटर में समा जाती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे यूनिवर्स अपनी फाइल्स को डिलीट कर रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर में हम अपनी फाइल्स को डिलीट करते हैं। ये सब सुनने में असली नहीं लगता ना? लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इन्फॉर्मेशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है, और यहीं से जन्म होता है इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स का। हमारे वैज्ञानिकों की बड़ी लव हेट वाली रिलेशनशिप रही है इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स के साथ। पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक इस इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले जेकब बैकेनस्टाइन। ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी पुल इतना ज़्यादा होता है कि हम वहाँ की इन्फॉर्मेशन को रीड तो नहीं कर सकते, और इसी वजह से बैकेनस्टाइन ने ये जानने के बजाय कि एक ब्लैक होल में क्या इन्फॉर्मेशन है, ये जानने की कोशिश की कि एक ब्लैक होल में कितनी इन्फॉर्मेशन कंटेंट है। अब अगर कॉमन सेंस की बात की जाए तो एक कॉफ़ी मग में उतनी ही कॉफ़ी होती है जितना उस मग का वॉल्यूम हो, तो इस लिहाज से एक ब्लैक होल में उतनी ही इन्फॉर्मेशन कंटेंट होनी चाहिए जितना कि उस ब्लैक होल का वॉल्यूम हो, है ना? यहाँ पे आप गलत हैं। बैकेनस्टाइन ने हमें ये बताया कि एक ब्लैक होल के अंदर उतनी इन्फॉर्मेशन होती है जितना ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का सरफेस एरिया होता है, ना कि ब्लैक होल का वॉल्यूम। लेकिन इस बात में एक प्रॉब्लम है, और अब वक्त आ गया है इंटरस्टेलर के बारे में बात करने का। हम इतनी देर से ब्लैक होल्स, वर्चुअलिटी, रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इस टॉपिक पर बनी सबसे फेमस मूवी को छोड़ दिया जाए, इंटरस्टेलर। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो शायद आपको याद होगा कि फिल्म के एंडिंग में, स्पॉइलर अलर्ट, मैथ्यू मैकॉनहे जो कि इस फिल्म के लीड हैं, एक ब्लैक होल में इंटर करते हैं अपने शिप के साथ। तो थ्योरेटिकली तो ये होना चाहिए था कि जैसे ही वो ब्लैक होल के पास से भी गुजरते, उनका पूरा का पूरा शिप उस ब्लैक होल के सरफेस पर एकदम स्प्लैटर हो जाता, प्लास्टर्ड हो जाता, जैसे कोई पोस्टर चिपक गया हो उस ब्लैक होल के ग्रेविटी पुल की वजह से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो इवेंट होराइजन के एक ओर से ब्लैक होल में प्रवेश करते हैं और दूसरी ओर से बाहर आ जाते हैं, और सब कुछ नॉर्मल रहता है। लेकिन ये सीन बैकेनस्टाइन के लॉजिक में किस तरह से फिट बैठता है, और इन सब बातों का हमारे रियल होने से क्या रिलेशन है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस इमेज में मिल जाएगा। ये एक स्टीरियोग्राम है, एक 2D इमेज, जिसे अगर आप ज़्यादा देर तक ज़्यादा गौर से देखते हैं तो एक 3D इमेज धीरे धीरे इस स्टीरियोग्राम से उभर कर बाहर आने लगती है। तो इंटरस्टेलर के एंडिंग सीन में मैथ्यू मैकॉनहे के साथ एग्जैक्टली यही होता है। उन्हें ये लगता है कि वो इवेंट होराइजन के एक ओर से प्रवेश करते हैं और दूसरी ओर से बाहर आ जाते हैं,
लेकिन अगर कोई एक ऐसा ऑब्जर्वर हो जो मैथ्यू मैकॉनहे के प्लेन से दूर हो और वो इस पूरी घटना को दूर से ऑब्जर्व कर रहा हो, तो उसे ऐसा लगेगा जैसे मैथ्यू मैकॉनहे उस इवेंट होराइजन के सरफेस पर पूरी तरह से स्प्रेड आउट हो जाते हैं और धीरे धीरे उस ब्लैक होल में घुल जाते हैं। और सबसे क्रेजी पार्ट ये है कि ये दोनों ही पर्सपेक्टिव अपनी अपनी जगह पर सही हैं। एक्चुअली मैथ्यू मैकॉनहे उस इवेंट होराइजन के सरफेस पर पूरी तरह से प्लास्टर्ड रहता है और ब्लैक होल के अंदर उसके साथ जो कुछ होता है वो उस पूरे इवेंट का एक होलोग्राम जैसा होता है। भौतिक वैज्ञानी लेनर्ड सस्किंड ये मानते हैं कि ये लॉजिक पूरे के पूरे ब्रह्मांड पर अप्लाई होता है। ये 3 डायमेंशनल यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं, जिसमें ये सारे के सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, शायद ये एक होलोग्राम है किसी लोअर डायमेंशनल यूनिवर्स का, एक परफेक्ट होलोग्राम। और इसी लॉजिक को होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्रह्मांड नकली है, ये कोई इल्यूजन है या ड्रीम है, लेकिन ये आइडिया अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी आइडिया है, एक क्रांतिकारी विचार। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक रिवोल्यूशनरी आइडिया थी न्यूटोनियन फिजिक्स के लिए। हम नहीं जानते कि ये कैसे वर्क करता है, लेकिन हर बार जब हम एक क्लोज्ड स्पेस में कंटेन्ड इंफॉर्मेशन को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन का अमाउंट उस क्लोज्ड स्पेस के सरफेस एरिया के बराबर आता है, उसके वॉल्यूम के बराबर नहीं आता। तो इससे सबसे प्रूफ क्या होता है? शायद यही कि ये ब्रह्मांड अभी भी इंसानों की समझ से परे है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम इसे समझ नहीं सकते। Hello everybody, thanks for watching this video. If you like my content, then please subscribe to my channel and share it with your friends. That will be a huge help for this channel.